तो मैं इस बात को इग्नोर नहीं कर रही हूँ कि प्रिजर्वेटिव प्रोडक्ट नहीं बनने चाहिए, लेकिन प्रिजर्वेटिव प्रोडक्ट का जो एक दायरा होता है कि जो प्रिजर्वेटिव कितना प्रिजर्वेटिव किस प्रोडक्ट में बनना है फॉर सेफ यूज, इसको कंपनी साफ पर रख के जितना मर्जी उतना डालती है। उससे क्या होता है कि प्रिजर्वेटिव प्रोडक्ट फायदा करने की जगह जो जिस पर्पज से प्रिजर्वेटिव प्रोडक्ट को बनाया गया था, इंडस्ट्री को बनाया गया था, वो पूरी तरह सॉल्व नहीं हो पाता है। तो मोर और लेस मेरे कहने का मतलब ये है कि भारतीय संस्कृति जो है उसमें बहुत प्रिजर्वेटिव प्रोडक्ट, अचार, मसाले जो हम नॉर्मल सिस्टम से बनाते थे उनको खाने का तो ट्रेंड है, लेकिन कंपनी में जो केमिकल प्रिजर्वेटिव यूज होते हैं उनको बहुत ज्यादा यूज करने का ट्रेंड हमारे यहाँ नहीं है। पुराने सिस्टम में तो केमिकल प्रिजर्वेटिव की बहुत ज्यादा हम बात करते चले थे। तो ऐसे में गलती कहाँ हो रही है? गलती कहीं ना कहीं इस चीज में है कि गरीबी तो है ही कि हम सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं ले पाते। तो जो वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स है ना, उनमें से बी विटामिन और ट्रेस मिनरल्स जो बहुत सारे ऐसे हैं जो फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में मिलते हैं, उनसे कहीं ना कहीं बॉडी हमारी डिवॉइड हो जाती है। हम बार बार कह रहे हैं, न्यूज़पेपर्स में पढ़ रहे हैं, कोविड के इस पूरे काल में रोज रोज हर कोई इसी पर बात कर रहा है कि इम्यूनिटी को हम कैसे एनहांस करें। तो इम्यूनिटी को एनहांस करने के जो तरीके हमारे माइक्रोलॉजिकल सिस्टम में ऑलरेडी दिए हुए हैं वो बहुत अच्छे हैं, बस हमें उनको फॉलो करना है। देखिए, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और स्पाइसेस, ये तीन चीजें ऐसी हैं जो हमारी डाइट का इंटीग्रल पार्ट है। रोज की डाइट में हम इन्हें शामिल करते ही करते हैं। जितने भी स्पाइसेस आप पढ़ेंगे अलग अलग, इन पर सुबह से काफी डिस्कशन हो चुका होगा तो मैं इंडिविजुअल की बात नहीं करूंगी, लेकिन जो एक पंचफोरन जिससे हम सब्जी को छौंकने का एक सिस्टम हमारे यहाँ बनाया गया, उसमें जितने स्पाइसेस यूज होते हैं, हल्दी जो हम हर वेजिटेबल में लगभग ऐड करते हैं, गोल्डन येलो मिल्क पीने का जो हमारे यहाँ रिवाज है, धनिया की पत्ती जो हमेशा ऊपर से डाली जाती है जब सब्जी गर्म होती है और आपने डाल दिया तो जो भी एक एक्सटर्नल माइक्रोब है वो उसमें से डेड हो जाता है। हरी पत्तेदार सब्जी रोज के भोजन में एक बार शामिल होना जरूरी है। कोई ना कोई फ्रूट हम रोज खाएंगे, और वो फ्रूट भी हमारे पुराने सिस्टम के हिसाब से वो फ्रूट कैसा होना चाहिए, वो सीजनल फ्रूट होना चाहिए। वो फ्रूट जो अभी के सीजन में मिल रहा है वो कंपैरेटिवली सस्ता होता है, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि हम थ्रू आउट द ईयर एप्पल खाएं, क्योंकि कहीं एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, ये एक लाइन पढ़ी बचपन से, उसको फॉलो करते आ रहे हैं। लेकिन जो न्यूट्रिशनिस्ट है उनके पास तो कैलकुलेशन के सिस्टम्स होते हैं, वो देख सकते हैं कि एप्पल अ डे से ज्यादा बेहतर है अ गुआवा अ डे, जो इलाहाबाद में तो स्पेशली बहुत ज्यादा वैरायटीज में और बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होता है। अगर हम इस तरह के फ्रूट जो लोकली अवेलेबल है और सीजनली अवेलेबल है, उनमें हमको उनको टिकाने के लिए किसी प्रिजर्वेटिव टेक्निक या किसी केमिकल प्रिजर्वेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये नेचुरली हम उसको उस अमाउंट में खाते हैं कि बहुत आराम से हम उससे हेल्थ बेनिफिट लेते हैं। तो बेसिकली मेरी जो अपनी राय है वो यही है कि पहले इनएडिक्वेट डाइटरी इनटेक जो न्यूट्रिएंट्स का है उसकी वजह से ही हमारी इम्यूनिटी है जो बेसिकली वीक होती है। बाकी अगर डाइटरी इनटेक हमारा इनएडिक्वेट है तो वेट लॉस को बढ़ाता है, ग्रोथ फेलियर होता है उससे, म्यूकोजल डैमेजेस होते हैं और इम्यूनिटी हमारी लोअर हो जाती है। लोअर इम्यूनिटी जो है वो डिजीज इंसिडेंसेस को कॉज करेगी, उसकी सिवियरिटी को बढ़ाएगी, उसकी ड्यूरेशन को बढ़ाएगी। अगर इस समय इससे क्या हो सकता है, एपेटाइट का लॉस हो जाता है, न्यूट्रिएंट्स का लॉस हो जाता है, मैल अब्जॉर्प्शन होता है और मेटाबॉलिज्म में ऑल्टरेशन होता है। ये एक विशियस साइकिल है जो बार बार रिपीट होती है। तो इनएडिक्वेट डाइटरी इनटेक, अगर कोई जरूरी नहीं है कि हम बहुत महंगा फल खाएं, बहुत महंगा रोज हम पनीर खाएं या रोज हम दूध पी पाए, कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि हमें इस प्रॉब्लम, ये बीमारी जो है ना कि अमीर या गरीब में से किसी एक को टारगेट नहीं कर रही है। इसलिए हमें ऐसे रास्ते ढूंढने की जरूरत है जो हर किसी को फायदा कर सके। इसलिए सबसे पहले हमें अपनी किचन में झांकना चाहिए, और जो हमारा पुराना ट्रेडिशनल सिस्टम है, इसमें से एक बात मैं और ऐड करना चाहूंगी कि जो पुराने बर्तनों में खाना खाते थे, रिसेंटली मैंने एक आर्टिकल इस पर लिखा, बहुत अप्रिशिएटेड है वो आर्टिकल। वो ये जो पुराना सिस्टम था हमारा खाना खाने का कि हम जमीन में बैठते हैं, जमीन को साफ कर लेते हैं, जमीन में बैठ के खाते हैं, और उसमें हम वो बर्तन यूज करते हैं जिन्हें हम फूल, पीतल या तांबा इन्हीं कहते हैं। जिन मिनरल्स को आज हम इम्यून बूस्टिंग मिनरल्स की बात कर रहे हैं, बार बार उस पर एम्फसाइज कर रहे हैं, वो सारे वो लगभग काफी मिनरल्स उसमें से ऐसे होते हैं जो इस मेटल में प्रेजेंट होते हैं। वो जब आपने इसमें खाना खाया वो लीच आउट करते हैं और आपके भोजन के साथ आपके शरीर में चले जाते हैं। इसके लिए स्पेशली कोई डाइटरी डाइट मतलब डाइट में अगर इन मिनरल्स की कहीं कुछ कमी है भी, तो ये जो वेसल्स है वो कहीं ना कहीं इसको पूरा कर देते हैं। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि छोटे छोटे
में तीन तरह की चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल पर प्ले करती हैं। एक विटामिन, दूसरा मिनरल और तीसरे हमारे फाइटोकेमिकल। फाइटोकेमिकल जिन्हें हम बेसिकली सेकेंडरी प्लांट मेटाबोलाइट से सेकेंडरी मेटाबोलाइट से ज्यादातर पेपर्स में आप देखेंगे, कुछ पुराने पेपर्स को छोड़ दीजिए तो मतलब कुछ नए पेपर्स को छोड़ दीजिए तो ज्यादातर आपको यही मिलेगा कि ये सेकेंडरी जो एंटीऑक्सीडेंट है ये सारे क्या है, ये सेकेंडरी प्लांट मेटाबोलाइट्स है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि सेकेंडरी प्लांट मेटाबोलाइट्स ही नहीं है ये, इसके अलावा ये बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी मिलते हैं। जैसे रिसेंटली हम लोगों ने काफी काम एलगी पर किया है, हम लोगों ने स्पिरुलिना पे काम किया है, और अभी हम लोग जो है ब्लू ग्रीन एल्गी पर के बाद हम लोग ब्राउन एल्गी पर भी काम कर रहे हैं। आइसोक्राइसिस गैल्वाना पर रिसेंटली काफी फूड प्रोडक्ट्स हम लोगों ने डेवलप किए हैं। तो इन चीजों को भी धीरे धीरे कहीं डाइट का पार्ट बनाने की जरूरत है। इनको डायरेक्टली तो कंज्यूम नहीं किया जा सकता है, तो इनको बीइंग टेक्नोलॉजिस्ट हम लोग इसके डिफरेंट प्रोसीजर्स निकाल सकते हैं जिससे इंकॉर्पोरेट करके इसके सिंपल सिंपल बिस्किट या फिर कुछ और स्नैक्स टाइप की कुछ पाउडर्स इस तरीके के बना सकते हैं जिससे कि मैलन्यूट्रिशन एराडिकेशन में हमेशा हेल्प मिलती है, क्योंकि मैलन्यूट्रिशन की वजह से ही इम्यूनिटी वीक होती है और वीक इम्यूनिटी की वजह से मैलन्यूट्रिशन होता है। ये दोनों चीजें वाइस वर्सा हमेशा काम करती रहती है, तो कहीं ना कहीं हमें इसको इकट्ठे इराडिकेट करने की जरूरत है। जैसे जो बेसिक फर्क पड़ता है हमारी इम्यून सिस्टम में सिलेक्टेड विटामिन, ट्रेस एलिमेंट्स और फाइटोकेमिकल्स का, वो एपिथेलियल बैरियर्स पर काम करते हैं, सेल्युलर इम्यूनिटी पर काम करते हैं और एंटीबॉडी प्रोडक्शन पर काम करते हैं। एपिथेलियल मैडम काफी इसके पहले जिन मैडम ने लेक्चर दिया श्रीवास्तव मैम ने, उन्होंने काफी कुछ बता दिया इम्यूनिटी के बारे में, तो मैं वो सारा पार्ट स्किप करके आपको पॉइंट टू पॉइंट ये बता दूं कि एपिथेलियल बैरियर्स के लिए बेसिकली 8 विटामिन हम जो काम करते हैं, एट मीन विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन सी। उसके अलावा जिंक बहुत स्पेशली काम करता है सेल्यूलर इम्यूनिटी के लेवल पर। विटामिन ए, सी, ई, विटामिन डी ये काम करता है। बी ग्रुप में से विटामिन बी सिक्स स्पेशली और स्पेशली विटामिन बी 12 काम करता है। डी फोलिक एसिड भी, फोलिक एसिड का भी गिरता हुआ लेवल सेल्यूलर इम्यूनिटी को एनहांस करता, को डिक्रीज करता है। आयरन, जिंक, कॉपर और सेलेनियम ये वो ट्रेस एलिमेंट्स हैं जिनकी वजह से सेल्यूलर इम्यूनिटी एनहांस कर सकती है। एंटीबॉडी प्रोडक्शन के लिए विटामिन ए, विटामिन डी, ई, फोलिक एसिड, B6 और B12 ये रिस्पॉन्सिबल है। जिंक, कॉपर और सेलेनियम एक्चुअली क्या हो रहा है कि ये जितने भी नाम हमने बताए जिन विटामिन और मिनरल्स का, इनका बेसिक सोर्स हमारी डाइट में फूड ग्रेन्स होते हैं। अगर हम होल ग्रेन, जैसे हमने शुरू किया कि सुंदर चपाती चाहिए तो हमने मैदे की रोटी खाना शुरू कर दिया, या जो फैक्ट्रीज हमें आटा प्रोड्यूस करके देती है उसमें से ब्रांड निकला हुआ होता है, वो ब्रांड को अलग से बेचते हैं, आटे को अलग से बेचते हैं, आपसे 2 गुना दाम वसूल करते हैं। लेकिन आप ब्रांड के रहित खाते हैं चपाती, और उसमें से आप जो न्यूट्रिशन वाले हैं उनको जरूर पता होगा कि जो ब्रांड होता है उसमें बी कॉम्प्लेक्स विटामिन का बहुत ज्यादा अमाउंट होता है और उसमें बहुत मात्रा में ये विटामिन भी होते हैं, ओ सॉरी मिनरल्स भी होते हैं। उसके अलावा हमने क्या किया, राइस की पॉलिशिंग शुरू कर दी। शुगर केन को हमने खाड़ की तरह खाने की जगह उसको पॉलिश्ड शुगर क्यूब भाई या पॉलिश्ड शुगर में वाइट सुंदर शुगर के फॉर्म में उसको खाना शुरू कर दिया। तो ये सब जो गलतियां की हैं उसी से हमारी इम्यूनिटी धीरे धीरे वीक हुई है, जिसको अगर हम आज की डेट में भी रियलाइज करके रिवर्स करते हैं तो डेफिनेटली हमें इसका फर्क दिखाई पड़ेगा। माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, बेसिकली माइक्रोन्यूट्रिएंट की ही डेफिशिएंसी है आज जो इम्यूनिटी को फर्क डाल रही है। इससे क्या होता है, टी मीडिएटेड और अडेप्टिव एंटीबॉडी रिस्पॉन्सेज जो है वो बॉडी में माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी से उन पर फर्क पड़ता है। इससे डिसरेगुलेशन होता है, बैलेंस पोस्ट रिस्पॉन्स जो है वो बिगड़ जाता है। दिस लीड्स टू इन्फेक्शन, which leads to morbidity and finally which leads to mortality। इन तीनों के बढ़ने की वजह से न्यूट्रिएंट्स का इंटेक डेफिनेटली, अगर इन्फेक्शन बढ़ गया तो न्यूट्रिएंट्स का इंटेक, अगर हमने खाया भी है तो अगर हम न्यूट्रिएंट बहुत सारा खा भी रहे हैं तो उसके एब्जॉर्प्शन रेट पर बहुत फर्क पड़ जाता है, तो न्यूट्रिएंट को उस फॉर्म में एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाते। एब्जॉर्प्शन रुकने से अगर डाइट में माइक्रोन्यूट्रिएंट है भी तो भी वो माइक्रोन्यूट्रिएंट अपने आप डेफिशिएंट हो जाता है। उसी तरीके से स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म और ओल्ड एज, ये सारे रीजंस तो है ही जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी को लीड करते हैं। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि देयर आर 3 लेवल्स ऑफ इम्यूनिटी, एपिथेलियल बैरियर, सेल्युलर एंड ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्सेज। यहाँ पर इनएडिक्वेट अगर इनटेक है न्यूट्रिएंट्स का, चाहे वो मेजर न्यूट्रिएंट्स हो या वो माइनर न्यूट्रिएंट्स हो, उससे इम्यूनिटी सप्रेस करती है।
उसकी वजह से इन्फेक्शन होता है, जिससे कि मालन्यूट्रिशन एग्रवेट करता है। अगर हम इन जनरल सप्लीमेंटेशन कर दें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ फाइटोकेमिकल्स का, जो एक तरीके के एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, ये बायोएक्टिव प्रिंसिपल्स हैं जो लगभग सारे स्पाइसेस में कोई ना कोई स्पेसिफिक बायोएक्टिव प्रिंसिपल पाया जाता है। हर वेजिटेबल में कोई ना कोई बायोएक्टिव प्रिंसिपल पाया जाता है, हर हर फ्रूट में कोई ना कोई बायोएक्टिव प्रिंसिपल पाया जाता है। क्योंकि स्पेसिफिक मैं कुछ नाम बताती हूँ आपको, ये सारे मिलके हमारे नेचुरल डिफेंस सिस्टम जो है बॉडी का, उसको बढ़ाते हैं। तो हम आर्टिफिशियल इम्यूनिटी, ये डॉक्टर्स मैनेज कर ही रहे हैं हमारा। जैसे ही कुछ और रास्ते ढूंढ पाएंगे, वो वैक्सीनेशन हो पाएगा, इम्यूनाइजेशन हो पाएगा, तब तक बात हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन जो नेचुरल इम्यूनिटी है उसको एनहांस करना हमारे हाथ में बहुत आसान है। जैसे देखिए, आप आयरन के एब्जॉर्प्शन को विटामिन सी के इनकॉर्पोरेशन से बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये एक जनरल इन्फॉर्मेशन है जो जनरल पब्लिक में नहीं होती है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस इन्फॉर्मेशन को पहुंचाएं कि हमने लोहे की कढ़ाई में खाना बनाया, और जब वो खाना बन के तैयार है और अब हमें उसे निकालना है, हमने उसमें थोड़ा सा लेमन ऐड किया, फिर उस वेजिटेबल को टर्न ऑफ किया, फिर हमने उसको जो है घर के बच्चों को सर्व कर दिया। तो वो हल्की सी काली जो कढ़ाई में सब्जी बनती है, उसको बच्चे इग्नोर करते हैं, क्योंकि उनको बहुत सुंदर सा खाना चाहिए। तो उसको आप ऊपर से डेकोरेट कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे सर्व करते हैं। ठीक है। उसके अलावा देखिए, जैसे अभी जो मैं फाइटोकेमिकल्स की बात कर रही थी, जैसे अनियंस में, एप्पल्स में, टी में, बेरीज में, ओलिव्स में, ब्रोकली में, लेट्यूस में एंड रेड वाइन में, ये सभी के सभी फ्लेवोनॉल्स में बहुत रिच होते हैं। फ्लेवोनॉल्स स्पेशली क्वेरसेटिन, लेरेसिटिन, रूटिन, केम्फेरॉल, कैटेचिन, इनमें ये रिच होते हैं। तो ये सारे के सारे एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट हैं इनके, जो डिफरेंट स्टडीज में कोटेड हैं। ग्रीन टी, ब्लैक टी, ग्रीन कॉफी, ब्लैक कॉफी, ब्राउन कॉफी, कोको, ये सारे जितने भी हैं, ये प्लस टू माइनस कैटेचिन का पूरा रेंज इनमें मिलता है, जिसमें कि एपिगैलोकैटेचिन जेलेट, एपिकैटेचिन जेलेट और प्लस माइनस कैटेचिन, ये पूरा रेंज इसमें मिलता है। ये बहुत वेल नोन फ्लेवोनॉल्स हैं, जो बाकी हेल्थ बेनिफिट्स के साथ साथ इम्यूनोमॉड्यूलेटरी इफेक्ट्स भी इनके देखे गए हैं, और ये इम्यून बूस्टिंग इफेक्ट्स के लिए बहुत ज्यादा जाने जाते हैं। उसके अलावा शहद, गार्लिक, टर्मरिक, एस्परगस, ये सारे के सारे फ्लेवोनॉल्स में रिच है। एंथोसाइनन्स में इनमें से, जैसे कि वाटरमेलन एंथोसाइनन्स में रिच है, कुछ में सेपोनिन्स होते हैं। ठीक है। ये सारे के सारे क्या कर सकते हैं, इनमें से कोई एक किसी एक तरह का रोल करेगा, कोई एक किसी और तरह का रोल करेगा, लेकिन इनमें से ज्यादातर इम्यून पैरामीटर्स जो होते हैं, इम्यूनिटी को मैनेज करने के या जज करने के जो पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि टी सेल्स काउंट, CD4 सेल्स काउंट, CD8 सेल्स काउंट, या लाइसोजाइम एक्टिविटी, कॉम्प्लीमेंट C3 सिस्टम, सुपरऑक्साइड डिस्म्यूटेज एंड phagocytic activity, immunoglobulin levels, cytokine levels, ये सारे के सारे करेक्ट हो जाते हैं अगर इन सब का, अगर हम विटामिन, मिनरल्स, बाकी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और फाइटोकेमिकल्स का अगर इंक्लूजन करते हैं डाइट में, एंड दैट टू इन द राइट प्रोपोर्शन। जैसा कि विनय सर कह रहे थे कि एंटीऑक्सीडेंट्स को अगर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ले दिया जाए तो वो टॉक्सिक हो सकते हैं, डेफिनेटली हो सकते हैं। जो क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं वो तो टॉक्सिक हो सकते हैं, लेकिन जो प्लांट प्रोडक्ट में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के साथ मिक्स होते हैं, वो इस तरीके से ज्वाइन होते हैं कि उनकी टॉक्सिसिटी होने के लिए हमको उसको बहुत ज्यादा क्वांटिटी में खाने की जरूरत होती है। उतनी क्वांटिटी में तो जनरली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स नहीं खाए जाते। फिर भी हमें अगर क्रिस्टलाइन फॉर्म में लेना है तो हमें डॉक्टर की एडवाइस जरूर लेनी चाहिए कि हमको कितनी क्वांटिटी में, किस पर्टिकुलर एज ग्रुप पे, किस जेंडर के व्यक्ति को कितनी रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से उसको डाइट में लेना चाहिए। तो मुझे मोर ओवर ये लगता है कि स्पाइसेस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, होल ग्रेन, और हमारी एक जो इंडियन थाली का कल्चर है, जिसमें कि दाल, चावल, चपाती, एक या दो तरह की वेजिटेबल, रायता, और एक नींबू, जिसमें और बाकी वेजिटेबल सैलेड के फॉर्म में, और उसके पहले या उसके आधे घंटे के बाद एक फ्रूट, दही जो है वो रायते के फॉर्म में, प्लेन दही के फॉर्म में या बटर मिल्क के फॉर्म में। इस तरीके से हमें जो हमारे 5 फूड ग्रुप सिस्टम के बारे में बताया जाता है, उसमें से पांचों फूड ग्रुप किसी न किसी तरीके से हमारी दिन भर की डाइट में कम से कम एक बार जरूर शामिल होने चाहिए। और ये बैलेंस डाइट का ही कंसेप्ट है कि हमारी जो इंडियन थाली है, वो बाकी फॉरेन कंट्रीज में जो भी खाना खाया जाता है वो इस तरीके से बैलेंस नहीं होता है। और स्पाइसेस जो होते हैं
वो इस सब की कहीं कहीं किसी न्यूट्रिएंट की कोई जो कमी रह गई है, वो स्पाइसेस फूड में टेस्ट फ्लेवर एनहांस करने के साथ साथ उसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को या उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज को भी कई तरह से बढ़ा देता है। तो मुझे लगता है बिल्कुल। कि शायद अगर हम इंडियन डाइट का जो बेसिक पैटर्न है उसको अच्छे से फॉलो करते रहें राइट, तो कोविड-19 से निकल पाने में सशक्त हमारे लिए सुविधा हो। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। ऑर्गेनाइजर्स को बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद और पेशेंट थैंक यू, की मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम फॉर सच अ कंसाइज एंड इंफॉर्मेटिव लेक्चर। थैंक यू वंस अगेन। और अब हमारे साथ डॉक्टर भूमिका सिंह थैंक यू एंड मैम। डॉक्टर शिल्पी अग्रवाल दोनों ही जुड़ चुके हैं। फर्स्ट आई वुड लाइक टू इनवाइट डॉक्टर भूमिका सिंह. She is a senior dietitian at Indian Railways with 12 years of service. Uh, um, Along with her job, she has organized various national seminars and medical education programs, conducted more than 1,000 diabetic prenatal and postnatal clinics for railway employees and their family. She used to take classes of health and nutrition for railway employees, published various papers and articles in national and international journals. So, with all due regard and respect, I invite Dr. Bhumika Singh for a presentation. Please, ma'am. अनम्यूट करें मैम आप भी अपने को। जी मैम, हाँ ठीक है, आ रही है बात। ओके, आवाज मैम क्लियर नहीं है अभी आपका। माइक सिस्टम नहीं दिख रहा है, आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। थोड़ा सा इंक्रीज करें मैम, वॉल्यूम इंक्रीज करें, वॉल्यूम इंक्रीज करें आप अपने साउंड की। देखिए वो, आप अगर लैपटॉप पे है तो नीचे एक बना होगा सिंबल साउंड सिस्टम का, वहां से आप जी वॉल्यूम बढ़ाएं। आपका माइक तो अनम्यूट है बट आवाज नहीं आ रही है। उसका साउंड बढ़ाएं मैडम, बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही है मैम आपकी। थोड़ा सा साउंड सिस्टम चेक कर ले, कनेक्टिविटी देख ले मैम ईयरफोन की। हाँ मैम, आवाज नहीं आ रही है आपकी। कैन यू हियर अस? आप मुझे सुन पा रहे हैं डॉक्टर भूमिका? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? नहीं आ रही आवाज। ठीक है, बाय दैट टाइम वी हैड डॉक्टर शिल्पी अग्रवाल। डॉक्टर शिल्पी अग्रवाल, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो, ठीक है, शिल्पी अग्रवाल मैम, शी इज फ्रॉम महिला कॉलेज सूरत, गुजरात। शिल्पी वर्मा, नहीं Shilpi डॉक्टर Agrawal. डॉक्टर शिल्पी अग्रवाल जी, बिल्कुल मैम। Very good afternoon, Dr. Neetu ma'am, organizing committee and dear participants. This is Dr. Shilpi Agrawal. Today I am presenting on role of immunonutrition in COVID-19 pandemic. So earlier speakers and Dr. Shivani Srivastava has very well explained about the immunity system. To very shortly express my views, it is basically of two types, innate and adaptive, and that too if we divide it in three categories: it first line, second line, and third line. First line is your skin, mucus, and normal flora that prevents the direct attack of bacteria and viruses. Second line, your immune system, inflammation, and antimicrobial substances. And third line is your B cells and T cells. So in detail, it was very well explained by Dr. Shivani ma'am. So I'm not going to focus on that. Now, what are those conditions in which these your immunity becomes low? In condition of critical illness, in any traumatic condition, and during stress or post-operative complications. Basically, now this is a diagram to show how it affects, or yeah, how a trauma or a surgery or any critical illness can lead to immunosuppression. Any of this condition leads to stress response, against which your body produces some hormones, metabolic changes and inflammatory changes occurs in your body. It leads to autocatabolism like glycolysis, lipolysis, proteolysis, which leads to loss of your breakdown of your fat, proteins, and glycogen stores.
These all leads to pro-inflammatory cascades and directly suppresses your immune system. So this is how this stress or any critical illness can suppress your immune. Similarly, this can be vice versa. Your suppressed immune system can lead to your malnutrition and other disease conditions also. Now, what is immunonutrition? Immunonutrition is defined as the modulation of your immune activities by nutrients or specific food items, and that too in specific amount above those and normally encounter. What we in daily routine we eat, that is a balanced diet that helps to maintain your immunity system. But if you want a particular nutrient which increases your immunity, then you have to take in the amount above the normal, and that to the there are some specific nutrients which have specific immune uh, responsibility. Now, how this immune nutrition leads to immune modulation? Basically, these are three barriers. This is again very well explained by my previous speaker, that it affects directly or indirectly in these three barriers: mucosal barrier, cellular defense mechanism, and local or systemic inflammatory response. Now, how this immune modulation is done by food? The main is proteins, carbohydrates, some vitamins, minerals, and as well as omega-3 fatty acids that we say PUFA, and probiotics. We all know about protein. It is a part of your body's defense mechanism, like immunoglobulins. That's immunoglobulin. That globulin part is made up of your protein only. But when I talk about protein, not only protein, high quality protein is required, first of all, with good biological value. And if we consider that good biological value is present from animal protein only, you can obtain. But since most of we Indians are having vegetarian diets, Indian diets are made up of vegetarian. So how you can improve your protein quality? We can include the combination of cereals and pulses, so the amino nutrients which are lacking in one can be covered up by another. So it can increase your quality for protein quality. Now, along with this, one very important thing is the proper ratio of protein and carbohydrate. Whenever you are taking protein, carbohydrate ratio should be maintained. So this will give you a proper amino acid score, and it can increase your high quality protein. Now, if we talk about some vitamins, all the vitamins, vitamin A, C, B6, B12, and vitamin E, they have the direct immune function. They have help in boosting these immune, either by improving the gut barrier function, either by having antioxidant activity, protect your body against oxidative damage, very well explained by the oxidative stress and antioxidant in the previous slides. Vitamin B6, it is required for nucleic acid and protein synthesis, which again helps in improving your immune system. Similarly, B12 and vitamin E is a strong antioxidant in itself, which helps in prevents your body cell membrane against pre-oxidation. Now, some minerals. If we talk about the minerals, zinc is a potent immunosupplement. In that, it has been found in various researches that deficiency of zinc can lead to abnormal development of immune organs. T cells and as well as person can be susceptible to infections and infectious diseases. These are some sources like spinach, asparagus, mushroom, sesame seeds, pumpkin seeds. These are some good sources of zinc. Similarly, iron. Deficiency of iron has also shown the impaired response to antibodies and defective phagocytosis cells. All the immune cells, T cells, neutrophil, macrophage, these all are activities are reduced in deficiency of iron. So iron is again an important immune stimulant. Copper. Copper activity is again associated with development of T cells and phagocytosis cells. So proper sources of copper should be included in your diet, like sesame seeds, cashew nuts, soybean seeds. These are good sources of copper. Selenium. Selenium can be obtained from various fish and shellfish in non-vegetarian, in vegetarian from whole grains, soybean, tofu made up of soybean. It helps in healing from inflammation and directly acts as a immunostimulant. Antioxidants and phytonutrients, already explained by our previous speakers, that how these antioxidants can help in improving your innate immunity as well as acquired immunity. Fiber, again, fiber is a very important part. It indirectly helps in improving your
immune system, as we get from whole grains, fresh fruits, vegetables that have directly role in immunity, and the fiber part, the part present in their skin, in the cells of those fruits and vegetables. How it can improve? Digestion ingestion can lead to fermentation by bacteria in the intestine. It produces the short chain fatty acids, and these short chain fatty acids can help in boosting your immune system. So at the end, I will conclude what are the things that helps in healthy immune system. Good specific acidic environment provided in the stomach helps in improving your immune system. Consume adequate protein and healthy fats, that is omega-3, PUFA. Have balanced immune and inflammatory function. Provide micronutrients and phytonutrients that are required for immunity. Decrease the intake of allergens and eat wholesome amount of your balanced diet, including whole grains, fresh fruit, vegetables, and maintain your ideal body weight and cholesterol level. So, to sum up, these are the main nutrients that are helpful for immune boosters in this COVID-19 pandemic. And at the end, I will end with this quote: the doctor of the future no longer will able to treat human frame with drugs, but rather will cure and prevent disease with nutrition. Thank you. हाँ, डॉक्टर भूमिका, कैन यू हियर मी? ओके मैम, आपकी आवाज अभी भी नहीं आ रही है। भी बिल्कुल भी हम नहीं सुन पा रहे हैं आपको। मैम, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है आपकी। कुछ कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है या साउंड सिस्टम के साथ कुछ है। देखते हैं। बाय द टाइम वी हैव डॉक्टर रश्मि बिश्नोई विद अस, है ना। लेटर कंटिन्यू, और तब तक आप देख ले मैम। इट विल बी अ प्लेजर लिसनिंग टू यू एंड वी आर वेटिंग फॉर योर प्रेजेंटेशन। ओके मैम, ओके। हाँ, वी हैव डॉक्टर रश्मि बिश्नोई फ्रॉम नेताजी सुभाष चंद्र बोस कॉलेज, लखनऊ। Okay, she is head of department home science. I invite Dr. Rashmi Vishnoi with her presentation. हाँ जी रश्मि जी। हाँ जी, आवाज हाँ आ जी रही है मेरी? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। A very good afternoon to each and everyone present over here in this webinar. Firstly, I would like to congratulate the organizing team led by Dr. Neetu Singh under the precious guidance of Dr. Sheel Priya Tripathi sir for organizing this webinar. I am feeling privileged to be here as the resource person. Thanks for giving me this opportunity, Dr. Neetu. I think enough has been told about my antioxidants, which is my topic here. So, hello, can you hear me? Hello? Hello? Am I audible? Dr. Rashmi, yes, yes. Okay, okay, thank you so much. Okay, please, I want to share my screen. Okay. Let me do that. Yes, yes. Yes, you can do. Okay. Just. एक मिनट। Yes. Hello. हाँ जी, yes. स्क्रीन आ रही है मेरी? नहीं, अभी नहीं आ रही है मैम। I have shared my screen. एक मिनट।
Doesn't matter, Dr. Rashmi. You just be brief with your presentation. I know you are a very good orator and speaker and master of your subject. So please. Thank you so much for encouraging me. But I just hope. Anyways. हाँ, तो जो हमारा जो सबसे पहली बात ये है कि जो अभी तक हम लोग सुन रहे हैं सुबह से लेके और अब तक कि व्हाट इज एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट के बारे में बहुत सारी चीजें हो गई हैं और ऑक्सीडेशन जो है वो क्या है। ऑक्सीडेशन इज बेसिकली chemical reaction which I think hello, हाँ जी, yes ma'am, बीच में sorry, network problem is there. Oxidation is a chemical reaction that can produce free radicals, thereby leading to chain reactions that may damage the cells of organism. जी, तो जैसे कि सभी लोग हम लोग जान रहे हैं कि जो फ्री रेडिकल्स क्या करते हैं। फ्री रेडिकल्स जो है हमारी जो सेल्स हैं उनकी सेल वॉल्स को डैमेज करते हैं, जिसकी वजह से कि जो पैथोजेंस हैं वो हमारी बॉडी में आके एंटर हो जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स का रोल ये है कि एंटीऑक्सीडेंट्स आर मॉलिक्यूल्स दैट फाइट फ्री रेडिकल्स इन आवर बॉडी। एंटीऑक्सीडेंट्स आर कंपाउंड्स दैट इनहिबिट ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन को रोक लेते हैं और उसकी वजह से जो हमारे जो डैमेज है वो कंट्रोल हो जाते हैं। तो ये ऑक्सीडेंट्स जो हैं वो उसकी जो ऑक्सीडेशन की क्रिया है उसको रोक लेते हैं और फिर हमारा जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं उनकी वजह से हमारी बॉडी प्रोटेक्ट हो जाती है। अब जो हमारे जो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, मैं वो स्लाइड नहीं शेयर कर पा रही हूँ, सॉरी, जो इम्यूनिटी हमारी जो बढ़ाते हैं। अब इम्यूनिटी क्या चीज़ है, काफ़ी बातें इस बारे में भी हो चुकी हैं कि व्हाट इज़ इम्यूनिटी। इम्यूनिटी इज़ ऑल्सो हमारे जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो कैसे बढ़ाई जा सकती है। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि जो उसमें एड ऑन होती हैं। उसमें जैसे विटामिन ए, एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं हमारी में, कौन कौन से एंटीऑक्सीडेंट्स है, काफ़ी बात हो गई है। विटामिन ए, वो कलरफुल कैरोटीनॉइड्स, as we all know about carotenoids, which are present in carrots, sweet potatoes, pumpkin and squash. And vitamin B6, which is present in bananas, lean chicken breast, cold water fish such as tuna, baked potatoes and chickpeas, and vitamin C. Also, it's a very impressive antioxidant which is found in citrus fruits, leafy vegetables such as spinach and kale, bell peppers, Brussels sprouts and papaya. Again, vitamin D, as we all know, sun increase your intake through foods such as fatty fish, salmon, mackerel, tuna, etc., and fortified foods such as milk, orange juice and cereals. Next is vitamin E, which is present in almonds, peanuts, hazelnuts and sunflower seeds, spinach and broccoli. Again, very much antioxidants are present naturally in our foodstuffs. Maybe कि हम उनको जानते नहीं हैं, या हम उनको पहचानते नहीं हैं, या हम उनको यूज नहीं करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे फूड्स हैं जिसमें से जैसे पर्पल ग्रेप, वाइट ग्रेप, एशिया बेरी, पोमीग्रेनेट, बिलबेरी, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिनको कि हम अपनी डाइट में इंक्लूड करके और उसके वजह से हम अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट अप कर सकते हैं। अब जो मैं बात करती हूँ कि जो सबसे जो पहले जो प्राइमरी फूड था वो प्राइमरीली फाउंड ऑलिव्स में। ऑलिव्स में हाइड्रोक्सी टायरोसोल में के अंदर ये पाया गया और जो हाइड्रोक्सी टायरोसोल है वो
इसके लिए एंटीऑक्सीडेंट बहुत अच्छा है। और ये देखा गया पहले जो रिसर्चेस हुए उसमें कि जो सी फूड, जो किनारे, समुद्र किनारे लोग रह रहे थे या जहाँ पे ऑलिव्स हो रही थी, वहां पर लोगों को ये बीमारियां नहीं हो रही थी। तो जब ढूंढा गया तो उसमें निकला कि ऑलिव के अंदर, ऑलिव के अंदर बहुत अच्छा सोर्स है ऑलिव, जो कि इसका हाइड्रोक्सी टायरोसोल का है। अब हम बात करते हैं कि टॉप 12 सुपर फूड्स फॉर इम्यूनिटी। सबसे पहली चीज है उसमें बीट्स। जो बीट रूट जो हम सुनते हैं, चुकंदर, इट्स ए वेरी कलरफुल रेड कलर, पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट, और बीट कैन बूस्ट एनर्जी एंड लोअर योर ब्लड प्रेशर, यानी हमारा ब्लड प्रेशर को भी कम करता है और हमारी एनर्जी को बूस्ट करता है। इट इज हाई इन न्यूट्रिशन, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं इसके अंदर, और ये हमारे लिए बहुत अच्छा एक एंटीऑक्सीडेंट है जो आसानी से अवेलेबल भी है। इसके बाद आती है सेकेंड चीज है ब्लूबेरीज। ब्लूबेरीज, इट इज गुड फॉर ब्रेन हेल्थ। हमारे दिमाग को जो खुराक की आवश्यकता होती है, तो ब्लूबेरीज जो है वो उसकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। लेकिन इसको हमें ऑर्गेनिक ही खाना चाहिए, क्योंकि जो पेस्टिसाइड्स उसमें डालते हैं उनको रिमूव करना बहुत मुश्किल होता है। तो हमें जो सोर्सेज हैं उसको जरूर देख लेना चाहिए। फिर जैसे आजकल हम लोग बहुत सुन रहे हैं ब्रोकली। जो ब्रोकली है, इट इज लोडेड विथ डिटॉक्स फाइटिंग। जो हमारे बॉडी के अंदर जो टॉक्सिकेशन होता है किसी भी वजह से, उनसे फाइट करने के लिए जो ब्रोकली है वो बहुत हेल्पफुल होती है। और इनके अंदर बहुत सारे ये एज ए एंटीऑक्सीडेंट तो काम करती हैं, और ये केमिफेरॉल और आइसोथायोसाइनेट्स के बहुत अच्छे सोर्सेज हैं। केमिफेरॉल हमारी बॉडी पर एलर्जी रिलेटेड सब्सटेंसेस हैं उनको कम करते हैं, और जिसकी वजह से जो हमारे बॉडी के अंदर जो एलर्जी के वजह से जो दिक्कतें आती है वो नहीं हो पाती। और साथ ही साथ इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की मात्रा बहुत ज्यादा होती है जो एंटी इन्फ्लेमेटरी है। ओमेगा 3 हम लोग सभी लोग जानते हैं, जिसके बारे में हम लोग काफी अवेयर भी हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के बारे में। इसके बाद आता है आपका, दूसरी चीज आती है ब्रोकली के बाद आता है फ्लैक्सीड ऑयल। फ्लैक्सीड ऑयल has a balance of omega 3 and 6 fatty acids. फ्लैक्सीड में जो लिग्निन पाया जाता है, जो लिग्नेंस होते हैं, वो हमारे जो कैंसर के जो एंजाइम्स हैं जो कैंसर को बढ़ाते हैं, उनको कम करने का काम करते हैं। यानी कि ये, इसको हम ये कह सकते हैं कि एक तरह से ये कैंसर को रोकने में बहुत कामयाब रहते हैं। ब्रेस्ट और प्रोस्टेट कैंसर के लिए स्पेशली ये हेल्पफुल होते हैं। ग्रीन टी, काफी लोगों ने इसके बारे में बताया भी है हमसे, मुझसे पहले। ग्रीन टी कंटेन्स फ्लेविनॉइड्स, नीतू मैम ने काफी अच्छे से फ्लेविनॉइड्स के बारे में बताया है, विच आर अगेन हैव एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एंटी कैंसरस इफेक्ट। जो फ्लेविनॉइड्स हैं उनके अंदर भी ये इफेक्ट्स पाए जाते हैं। इसके अलावा गार्लिक, जो इंटेस्टाइनल इलनेस में किसी भी एंटीबायोटिक से कई गुना काम करता है। ऐसा रिसर्चेस से प्रूव हुआ है कि ये जो है इट रिड्यूसेस इन्फ्लेमेटरी एंड इट रिएक्ट्स एज एंटी इन्फ्लेमेटरी रेजेंट। इट इज ऑल्सो इफेक्टिव टू कंट्रोल आवर इंटेस्टाइनल इलनेस। हमारी जो इंटेस्टाइन के अंदर जो भी डिफिकल्टीज या कुछ ऐसी डिजीजेस हैं, उनको रोकने के अंदर गार्लिक बहुत ज्यादा पावरफुल इफेक्ट है गार्लिक का। नेक्स्ट है जिंजर। ये सब हमारी वो इंडिजिनस चीजें हैं कि जो हमें आसानी से अवेलेबल हैं, जिनको हम आसानी से यूज कर सकते हैं, जो हमारे किचन में आमतौर पर पाई जाती हैं। जिंजर has also have a property to reduce inflammation and control blood sugar. It is also effective in reducing pain. ऐसा देखा गया कि पेन किलर्स के जो यूज है उसको कम करने के लिए, यदि हम अगर अदरक की जिंजर टी हम पीते हैं तो पेन किलर खाने की हमें कम जरूरत पड़ती है, और ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में जिंजर का इफेक्टिव रोल है। इसके अलावा एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल, ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल, अभी जैसे मैंने बताया आपको कि ऑलिव ऑयल में पॉलीफोन्स होते हैं, जिसके बारे में भी मेरे से पहले स्पीकर्स बता चुके हैं। और जो पॉलीफोन्स होते हैं, दे प्रोटेक्ट द हार्ट एंड ब्लड वेसल फ्रॉम इन्फ्लेमेशन। हमारे जो हृदय की और जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं,
उनको इन्फ्लामेशन से बचाने का काम करते हैं, यानी कि हमारे हार्ट अटैक के जो खतरा है उसको कम करने का काम ये एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल करते हैं। फिर आता है अनियन। अनियन में क्यूरसेटिन होता है और ये बहुत हेल्पफुल होता है, जो कि इट स्टिमुलेट द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड हेल्प एक्सपेल स्पुटम एंड आल्सो यूजफुल इन ट्रीटिंग कैंसर्स। जितने भी एंटीऑक्सीडेंट्स हैं ये इसलिए भी जरूरी हैं क्योंकि ये सब हमारे जो कैंसर को रोकने का कार्य करते हैं, जो कि आजकल बहुत कॉमन हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट है सीवीड। इसके बारे में भी बात हो चुकी है, लेकिन एक जो खास बात है इसकी वो ये है कि इसमें दूध से लगभग 14 टाइम्स ज्यादा कैल्शियम पाया जाता है, लेकिन इसकी अवेलेबिलिटी कोस्टल एरियाज में ज्यादा है, मार्केट में अवेलेबल है। और इसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो फिगोडाइन पाया जाता है, जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, तो ये भी अच्छा सोर्स है। इसके अलावा जो दो और मैं जिनके बारे में बात करूंगी टॉप 12 में, वो उसमें से एक है स्पिनच, जिसको हम सभी जानते हैं और बहुत बहुत इफेक्टिव है स्पिनच, क्योंकि जो ये स्पिनच है ये इट इज द हाईएस्ट न्यूट्रिएंट डेंस फूड, इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट न्यूट्रिएंट्स फूड। इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। इट कंटेन्स यूनिक मिक्सचर ऑफ फाइटोन्यूट्रिएंट्स जो कि सेलुलर डैमेज को रोकते हैं, यानी कि जो हमारी जो डैमेज हो रही है सेल्स में, सेलुलर डैमेज हो रही है, उसको रोकने में स्पिनच बहुत प्रभावशाली है। इसके अलावा एक और जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट इज टर्मरिक। टर्मरिक जैसा कि आजकल इतनी इसके ऊपर रिसर्चेस हुई हैं, बहुत सारे शोध हुए हैं कि जो हल्दी है वो इट इज वेरी इफेक्टिव और हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने का काम करती है। हमने जो आयुष मंत्रालय की बहुत सारे ऐसे अभी जो कोविड-19 के लिए जो एडवाइजरीज आई हैं, उसमें भी हमने सबने देखा है कि जो हल्दी है उसको पीने के लिए डेली कहा गया है। आप एक कप दूध में अगर आधा चम्मच हल्दी डाल के गर्म दूध में पीते हैं तो वो आपके इम्यूनिटी को बढ़ाती है। इसके अंदर जो कर्क्यूमिन है तो वो उसकी वजह से जो आपकी इम्यूनिटी है वो बढ़ती है, और कर्क्यूमिन इज मोर इफेक्टिव देन एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, यानी कि जो हम एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स लेते हैं उनसे कहीं ज्यादा हल्दी कारगर होती है हमारे यूज के लिए। तो वैसे भी हम लोगों ने बचपन से देखा है कि जो हमारे नेटिव्स थे, जो हमारे पूर्वज थे, उन लोगों ने ये बताया कि भाई चोट लग गई है थोड़ा हल्दी लगा लो। तो ये हल्दी जो है वो खाली हमारे लिए बहुत बहुत उपयोगी है। हमारे घर में ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं जिनके बारे में हम लोग नहीं जानते हैं, जो कि एंटीऑक्सीडेंट्स हैं और जिनके बारे में पता ही नहीं है, हम उसको अननोइंगली ले रहे हैं, बट हमें पता नहीं है उनके बारे में कि उनकी क्या यूटिलिटी है। तो ये कुछ हमारे जो टॉपिक्स थे, सॉरी जो ऐसे जो फूड स्टफ्स थे जिनके अंदर की एंटीऑक्सीडेंट प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं और इसके जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने का काम करते हैं। इम्यूनिटी हमारी बूस्ट होती है तभी हम जो रोग से लड़ते हैं, और इसी वजह से जो हमारी जो हेल्थ है वो अच्छी बनी रहती है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से क्योंकि मैंने बहुत शॉर्ट कर दिया, मेरा काफी हो चुका था। No, it was a very concise and informative. Thank you so much, Dr. Rashmi ji, for spending your time and for joining us. Thank you once again. I think now Dr. Bhumika Singh. Yeah, ma'am. Yeah, yes. Am I audible? Very nice. Yes. Now we are fortunate to listen to you, है ना? So again, we have here Dr. Bhumika Singh. She is a senior dietitian in Indian Railways, and she has a number of credits to her records. She has number of records. Now let's just go through it again. Now she is a gold medalist and is general secretary of Indian Railway Dietitian Association. And she joined railway at Lala Lajpat Rai Hospital Rail Coach Factory, Kapurthala, Punjab in 2008. And after that, she came to Rai Bareli Modern Coach Factory, and she has organized various national and international seminars and medical education programs. So we are privileged to have you here, ma'am, as a resource person of this third session. I humbly invite you to deliver your presentation.
Thank you, ma'am. Dr. Neetu Singh, the organizing secretary, and Professor Dr. Vandana Sharma, ma'am, and Dr. Neeti Singh, convener, for giving me this opportunity to participate in your international webinar. And the topic of my talk is role of specific nutrients and food in maintaining optimal immune functions. So a lot have been talked since I joined in afternoon, and many things are being told, but in addition to it, I would like to join few things and summarize my talk in very small few words. Basically, we will learn what is immune system in a very easy terms, we can say. Immune functions basically clears the body with foreign substances and antigens such as viruses, bacteria, etc. Normally, when antigens interact with cells of immune system, they are cleared by the body without any reactions. So immunity is basically of two kinds. In general words, you can say that it is an active immunity and passive immunity. Active immunity is attained by antibodies developed in response to an infection or vaccination, whereas passive immunity is attained by antibodies that we receive from mother's milk and the vaccines present. So now it is the time to develop our active immunity by proper and healthy diet, exercise, meditation, and yogas. So a lot have been taken, exercise, meditation, and all people has told about these things. So in this scenario, when COVID-19 is playing havoc with our lives, only fittest can survive, and we can be fit by taking a nutritious diet, doing regular exercises, and also by practicing meditation. And last but not least is be happy and have positive attitude, because this positive attitude is lacking, and people are getting worried about their health, that this virus is going to create a lot of havoc in our lives. But I want to say, as earlier viruses also came for SARS and all these, still we are dealing with all this, and further, coronavirus is not going to stay for few days. It is going to be in long term, and in this long term, we have to come out of our houses, go to work, and do our daily works so this lockdown can be done only for few days, few months, but after that we have to come out and deal with this virus. So to improve our immunity, it is important to take a healthy and nutritious diet. So starting with the immunity, we can't say that it can be built in a day's period or in a night. So it is important to work upon it, and the definite efforts are required so that we can improve our immunity. So starting with the food, different combination of macronutrients and micronutrients can help us to improve our immunity. So starting with the major macronutrient, carbohydrates, we can include whole grain cereals such as wheat, jawar, bajra. Along with cereals, we can include millets, which is being nowadays available in market in various forms. So it is available in roasted form, it is available in the form of flour. So there is a need to include these flours of bajra, ragi, jawar in our daily chapatis, and any way you can use it. So now the second comes proteins. Since we have abundant sources of protein, but due to inadequate choices and improper we can say choices, the diet of Indian population is generally protein deficient, and this protein deficiency can lead to negative nitrogen balance, which will definitely hamper our immune system. So there is a need to have good sources of protein. Already told in other talks that good sources of protein for vegetarians are pulses, milk and milk products, and for non-vegetarians it is egg, fish, and lean meat. If we consume 2 bowls of
dal per day, we can have 14 to 15 grams of protein in a day. Remaining that will be combated with other food substances that we eat in the whole day. So a judicial choice is important, that how much quantity of protein, fats are required, other micronutrients are required in our diet. So next is fats. Fats generally is considered to be unhealthy, but good fats are also there that improve our immune system. Good fats include MUFA, that is mono unsaturated fatty acids, omega-3 and omega-6 fatty acids. MUFA is the major sources of MUFA are almonds, cashews, olive oil, peanut oil, avocados. And omega-3 fatty acids are found in basically soya bean, black rajma, black gram dal, etc. Bajra is also a good source of omega-3 fatty acids. Walnut, flaxseed oil, soya bean, and fishes like tuna and salmon are also rich in omega-3 fatty acids. Omega-6 is abundantly present in food items for cereals and pulses, poultry, nuts, pumpkin seeds, sesame seeds. All these contain a good amount of omega-3 fatty acids. Now coming to the micronutrient, I will just speak about the few micronutrients which are irrelevant to our respiratory tract infections. I'm not going in detail with all the micronutrients, and the majorly three micronutrients which are utilized for this we can say respiratory tract infections are vitamin C, vitamin D, and the mineral is zinc. Definitely other vitamins, minerals, and macronutrients are required to work in synergy with all these nutrients, but that is a long chapter of nutrient interaction which cannot be summarized in 10 minutes talk. So I'm just going through the major three micronutrients, that is vitamin C. Vitamin C is a good immunity enhancer or immunity booster, we can say, which reduces our free radical damage, produces antibody, and helps in normal functioning of T cells. And the good sources are, as all of you know, that it is amla, that is Indian gooseberry, guava, lemon, oranges, capsicum, amaranthus. And good thing is that we can consume all these items maximally in raw form, so we can have maximum amount of vitamin C from all of this. Since vitamin C is a heat level vitamin, so whatever cooking of these items should has to be done, it needs to be for a very small duration, because vitamin C is a heat level vitamin. Now coming to the vitamin D, which plays an important role in healthy gut microflora, promoting antigen processing, and abundant source of vitamin D is exposure to sunlight with a minimum duration of 20 to 30 minutes. Timing can be morning 9 a.m. to 1 p.m. Anytime you can have this vitamin D. And also milk and milk products are also significant sources of vitamin D. Now coming to the micronutrient mineral that is specific is zinc, which is good for our respiratory, which is good for our respiratory tract. It is zinc, and generally the deficiency of zinc is not visible. So we need to have good supplements of zinc in our diet. Since it is easily available, zinc is easily available in various food sources. For example, it is present in oil seeds, eggs, soya bean, pulses, nuts, and whole cereals. And its intake will improve our immune system, as it is anti-inflammatory, enhances cytotoxic and phagocytic activities. Along with other vitamins, again I will say B6, B12, vitamin E, vitamin K, and minerals like magnesium and selenium are very important. So as they all work in synergy. So other than this, a lot has been talked about this. I will emphasize on inclusion of prebiotic and probiotics in our diet, which are very important. They increase our gut microflora and have antiviral and antibiotic properties. And foods that are rich in prebiotics and probiotics are, we can say, yogurt, curd,
fermented milks, garlic, green banana, and also a drink you must have seen in advertisements, Yakult, is also good prebiotic. And these are the rich sources of both prebiotic and postbiotic. Along with this, a lot of antivirals are present in our kitchen. Earlier, already it has been told that turmeric, cinnamon, we can say dalchini, and ginger, garlic. In addition to this, I would like to add lemongrass and wheatgrass. Both should be included in the form of herbal drinks and other drinks in our daily diet nowadays, at least, because this will increase our immune systems. Since our ancient times, we can say old Vedic days, these were the things which were used as medicines. At that time, there was no medicine, we can say allopathy medicines were not present. So these items, yeah, our kitchen items, kitchen spices, and this herbs and shrubs, for example, ginger, garlic, lemongrass, wheatgrass, worked as a wonderful medicines. And nowadays, since we are living a different lifestyle, sedentary lifestyle, and just before ma'am spoke that we want to eat something good, food prepared with chapatis prepared with maida, it should look good and all these things. Due to these things, we are not preparing, we are not using our ancient traditions and ancient used utensils. The food cooked in iron kadhai is very healthy, but nowadays, since it gets black, people don't want to eat it. So just leave this all beauty, because most important is the inner beauty, inner immune system, which needs to be worked upon, because any virus cannot sustain if we have a healthy immune Very system. true. So Very true. concluding it, let food be the Thai medicine. Stay healthy, stay safe. Thank you. Okay. Thank you, ma'am. Thank you so much for your concise and enlightening lecture. Now, sir, we have finished with all our keynote address and our resource person's address. Here, I would like to humbly request you, with permission of our principal sir, सर एक मुझे आपसे विनम्र निवेदन करना है. हमारे दो पार्टिसिपेंट्स डॉक्टर भारती पांडे और डॉक्टर अंशु शुक्ला, सर ये सुबह 10 बजे से हमारे साथ कनेक्टेड है और ये बहुत प्रिसाइज में 3 मिनट 5 मिनट हमसे मांग रहे हैं कि ये अपने पेपर को बहुत ब्रीफ में हमारे सामने बोल दे. देन वी विल फाइनली कम टू द ब्रीफ ऑफ दिस सेमिनार एंड वोट ऑफ थैंक्स. ओके, नाउ सर हैज गिवन अस परमिशन. तो डॉक्टर भारती पांडे, मैं आपको सुबह 10 बजे से देख रही हूँ कनेक्टेड. आई वाज फीलिंग सो बैड, बट व्हाट टू डू, टाइम कंस्ट्रेंट था हमारे साथ, एंड वी हैव टू फर्स्ट गिव टाइम टू आवर कीनोट स्पीकर्स एंड रिसोर्स पर्सन. तो भारती पांडे, विद इन 5 मिनट्स. Sir, she is a assistant professor in A&D College, Kanpur, Home Science Department. So, Bharti, please. Okay, मैंने आपको हाँ. Good afternoon to all eminent persons attending this seminar, this rather webinar as resource person and as participants. My topic is role of sodium restricted diet and lifestyle modifications in controlling hypertension. Now, what is hypertension? Hypertension is a condition in which long-term force of blood against arteries wall is high enough that it may eventually cause heart problems. According to WHO report. जी. Hello. हाँ जी आ रही है आवाज आपकी. Worldwide hypertension affects approximately 1.13 billion people, resulting in 7.1 million attributed deaths per year. Now, normal blood pressure is less than 140 millimeter mercury, and this is systolic, and less than 90 millimeter mercury, that is diastolic. And in hypertensive condition, it is defined as systolic pressure more than 160 millimeter mercury and diastolic 95 millimeter, more than 95 millimeter mercury. If unchecked, it can be a major risk factor for other cardiovascular diseases and kidney diseases. Now, main causes of hypertension are, these are non-specific lifestyle factors that increases the risk of hypertension, include excess salt in diet. Number 2, stress due to various reasons. Number 3, sedentary lifestyle. Number 4, excess body weight. And 5th is smoking and alcohol use. The next question is how to control hypertension. My presentation is primarily focused on number 1, sodium restricted diets, and number 2, lifestyle modification.
Let's talk about sodium. My main source of sodium in our diet is salt. 1 gram salt gives us 400 milligrams sodium. Sodium serves as an important nutrient in the body. It is involved in the auto-regulation of the water and fluid balance of the body. High dietary salt intake presents a major challenge to the kidney to excrete large amount of salt administered. One of the main organ system vulnerable to the adverse effects of excessive sodium in the diet is the cardiovascular system. It has been observed that average diastolic pressure in the study population appears to increase by 0.8 millimeter mercury per gram of habitual salt intake. There are considerable evidences that reducing dietary salt intake lowers blood pressure. Now, what are sodium restricted diets? Normal, according to WHO, normal dietary intake of salt is 3 to 7 gram, and there are 3 types of restriction. Number 1 is mild restriction, in which 2000 to 3000 milligram is permitted, small measured amount in cooking with natural salt food sources. Number 2 is moderate restriction, in which 1000 to 1500 milligram is given, no salt in cooking or table salt. Number 3 is severe restriction of sodium, in which only 500 to 700 milligram is given, and no cooking or table salt at all, and vegetables and fruits having natural sodium contents are also omitted. Apart from sodium restricted diets, other dietary interventions also prescribed are DASH diet, which means dietary intervention to stop hypertension, and this is already told by many of our resource persons and participants. Now, Just so now conclude, let us look at, Bharti. I'm interrupting you. Just conclude, Bharti. Okay, lifestyle modifications are, in short, body weight management. Number 2, regular exercise. Number 3, mind and body interventions. And 4th is stopping of smoking and limit alcohol consumption. After discussing the effect of sodium restricted diet and lifestyle modification in controlling hypertension, we can conclude that in clinical practice, the role of sodium restricted diet as an effective vehicle of prevention of cardiovascular diseases must be stressed in national and international guidelines. For the successful implementation of these guidelines, health professionals and dietitians must be trained to comprehend and communicate dietary advice through counseling and group discussion. Thank you for listening. Thank you, Bharti. Thank you. We have one more participant. We have Dr. Anshu Shukla. Anshu Shukla, can you hear me? Yes, Anshu ma'am. Shukla, she is from. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Am I audible? बिल्कुल बिल्कुल आवाज आ रही है. आप वाराणसी से हैं और ये अंशु शुक्ला मैडम का लास्ट प्रेजेंटेशन है. प्लीज मैम कंटिन्यू. आपकी अनम्यूट करें अपने को. हाँ, अंशु शुक्ला मैम आप अनम्यूट करें. हाँ, ओके. मैम अनम्यूट कर दिया है. आवाज ऑडिबल हूँ मैं? बिल्कुल बिल्कुल. वी कैन हियर यू. प्लीज. या. थैंक यू मैम. थैंक यू ऑर्गेनाइजर्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी. आज का जो प्रेजेंटेशन है मेरा, दैट इज माइंडिंग आवर माइंड्स ड्यूरिंग कोविड-19. जो बहुत अभी हम लोग बहुत परेशान हैं इन सब चीजों को लेकर के कि क्या होगा हमारा ड्यूरिंग कोविड-19 पेंडेमिक जो है वो हम सब जूझ रहे हैं इससे. बट दैट इज अ नॉर्मल रिएक्शन मैडम, क्योंकि स्कूल क्लोज हो गए, लॉकडाउन हो गया और ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस, इन सब की वजह से बहुत सारी दिक्कतें आई हैं. और इन दिक्कतों की वजह से एम आई ऑडिबल? बिल्कुल बिल्कुल. हेलो. हाँ जी हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है मैम. पूरी आवाज आ रही है. आई एम ट्राइंग टू शेयर माय स्क्रीन एंड आपको स्क्रीन शेयर करना. ठीक है, आ रही है मैम. स्क्रीन शेयरिंग हो रही है. यस. जी. आई जस्ट वांटेड टू शेयर माय स्क्रीन. ओके. स्क्रीन देख पा रहे हैं सब लोग? हाँ जी. ओके. तो माय टॉपिक वाज माइंडिंग आवर माइंड्स ड्यूरिंग कोविड-19. जैसा मैं कह रही थी कि सारा लॉकडाउन और क्लोज होने की वजह से, ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन होने की वजह से, सोशल और फिजिकल डिस्टेंसिंग, इन सब के कारण जो है वो सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आई वो है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की. ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर अगर कहें तो इस समय एक नॉर्मल रिएक्शन है, क्योंकि हम सब एक ऐसे चेंजिंग और अनसर्टेन सिचुएशन से जूझ रहे हैं जिसमें हम किसी तरह का बिहेवियर ऐसा करते हैं जो इस साइकोलॉजिकली अभी हम पैनिकली बिहेव कर रहे हैं या बहुत एंग्शियस हैं उस चीजों को लेकर के.
टिपिकल सिम्टम्स जो हैं, हमें ये डर है कि हम इन्फेक्ट हो जाएंगे, हम स्प्रेडिंग इन्फेक्शन स्प्रेड करेंगे या क्वारंटाइन के कारण. आई एम जस्ट टेकिंग इट हरीडली बिकॉज द टाइम इज लेस. नॉर्मल हेल्थ एंजाइटी और पैनिक दोनों में बहुत डिफरेंस है. जैसे कि अवेयरनेस और उसमें भी है मैम, क्योंकि अवेयरनेस इज डिफरेंट, जहां पर हम सही जानकारी इकट्ठा करते हैं और सही जानकारी का जो लेवल है वो अच्छाई तक जाता है, जबकि जब हम पैनिक क्रिएट करते हैं तो पैनिक जो है वो दैट इज डिफरेंट, और उसमें हम हमारा जो इमोशनल रिस्पॉन्स है वो गड़बड़ होने लगता है. तो यहाँ पर हम पैनिक की बात कर रहे हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं. एक और चीज जो मैं कहना चाहूंगी कि हमारी जो ब्रेन की न्यूरोप्लास्टिसिटी है वो बहुत अच्छी होती है, और वो ह्यूमन रिएक्शन है जो इसकी वजह से हम जो भी चेंज हो रहा है एनवायरनमेंट में उससे अडेप्ट करने की कोशिश करते हैं. और इसी का बेनिफिट देखिए कि आप बहुत सारे व्हाट्सएप और कॉमन चीजों में देखते होंगे कि कोई जो है वो हम येलो ड्रेस चैलेंज और विदाउट मेकअप चैलेंज और ये सब चीजें हम जो कर रहे हैं, दैट इज अ काइंड ऑफ न्यूरोप्लास्टिसिटी जो हम सिचुएशन से अडेप्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं हमारे स्ट्रेस को कम करता है. और वो नॉर्मल रिएक्शन है, चूंकि हम इंडियन कल्चर में रहते हैं और इसी वजह से हमारे इंडियंस में वो स्ट्रेस का लेवल कम देखा गया है. फॉरेन में लेवल ज्यादा है. एक तो हमारी जो सोशल गैदरिंग है उसकी वजह से भी चीजें कम होती हैं. अगर कोविड पैंडेमिक की बात करें तो हम किस तरीके से दूसरों से कनेक्ट होंगे, जैसा सर भी ये कह रहे थे कि हम दूसरों को सपोर्ट करें, और कहीं ना कहीं हम सब कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने जो सर्वेंट्स हैं, अपने जो हेल्पर्स हैं, उनको हम लोग बिना काम पैसे दे रहे हैं, वो सारी चीजें हम ऑलरेडी कर रहे हैं. तो वो जो शेयरिंग है, हम अपने फिजिकल वेलबींग के साथ साथ अपने बुजुर्गों की भी सेवा करते हैं, जो एक इंडियन कल्चर का एक बहुत ब्यूटीफाई चीज है. सो सबसे क्रक्स यही है कि हम नेगेटिव से पॉजिटिव पर जाने के लिए जो हम चीजें करें वो हमारी इंडियन कल्चर के हिसाब से काफी स्ट्रेंथन है, और हमें पॉजिटिविटी की सबसे ज्यादा जरूरत है, कि हमें बहुत ज्यादा हाइपर होने की जरूरत नहीं है. और वो कहीं ना कहीं हम अपने लिए रास्ता ढूंढ लेते हैं. हम अपने बच्चों के लिए कई सारे ड्राइंग चैलेंजेस हैं, ऑनलाइन ड्राइंग कॉम्पिटिशन्स चल रहे हैं, बहुत सारा और तरह के कॉम्पिटिशन्स है, इवन कुकिंग कॉम्पिटिशन्स इज वन ऑफ देम, जिसकी वजह से हम अपने स्ट्रेस को कहीं ना कहीं रिलीज कर रहे हैं. सो आई जस्ट वांटेड टू से कि द मैजिक इज इन अस, और हमें उसी को आगे बढ़ाना है. उसी जादू से हमें वो कोविड-19 का जो स्ट्रेस लेवल है वो कम करना है. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी टाइम. थैंक यू सो मच मैम. इट्स ओवर टू यू मैम. Ma'am, you are muted. Please unmute yourself. Okay. Now, with this presentation, all the presentations of our resource person, keynote speakers, they are over for this webinar. Now, I like to invite Dr. Poonam Shukla, chairperson of our third session, to deliver the vote of thanks for this session. Then Dr. Neeti Singh, you be prepared with the summary of the seminar. Dr. Neeti Singh, if you are hearing me, please be connected and be prepared with the summary of the seminar. Dr. Poonam Shukla, ma'am. Unmute me. हाँ जी, हो गया मैम. Thank you, Neetu ma'am. It's my privilege to have been asked to propose vote of thanks for this third session. I extend a very hearty vote of thanks to Dr. Rajiv Pandey sir, Joint Director, UP Higher Education. Sir, thank you so much for sparing a very little time for us due to your very hectic schedule. I would like to extend very special thanks to Dr. Neetu Mishra ma'am for her very enlightening lecture. Thank you so much ma'am for motivating and inspiring us to look back at our old traditional Indian system. I also wish to express my gratitude to Dr. Bhumika Singh, Senior Dietitian, Indian Railways, for giving such an enlightening lecture on immunonutrition. Ma'am, you very rightly said that during this pandemic, only fittest can survive.
Your lecture was extremely informative and precise for all of us. I would also like to express my sincere vote of thanks to Dr. Rashmi Vishnoi, Professor, GDC Lucknow. We all must be benefited from your precise lecture on antioxidants and 12 superfoods. You very well explained all the good benefits of the 12 superfoods which are easily available for all of us and we can take in our daily routine. I would also like to express my sincere gratitude to Dr. Bharti Pandey and Dr. Anshu Shukla for giving their very enlightening and informative lecture on lifestyle and hypertension and minding our minds during this pandemic, respectively. Once again, I express my heartfelt gratitude to all the participants and resource persons and principal sirs, sir and Neetu ma'am. Thank you so much. Thank you, Dr. Poonam. And now I would like to humbly invite my colleague and convener of this webinar, Dr. Neeti Singh, to present the summary of this webinar. Dr. Neeti Singh. Dr. Neeti. Okay. आपको अनम्यूट कर दिया है. Hello. हाँ जी. Okay. Thank you so much, ma'am. It has been an invigorating and thought-provoking session, and this theme of the current webinar was combating stress. कर रही हूँ, आपका वीडियो ऑफ आ रहा है. Okay. I'll begin. वीडियो ऑन कर. Yes. Okay. Am I visible? No, फिर से ऑफ हो गया वीडियो. Okay. Is it fine? Now, okay. Continue. Thank you so much, madam. फिर ऑफ हो जा रहा है. I think something कुछ connection proper नहीं है. Okay. Can I begin like this only? Okay. Carry on. Okay. So thank you, madam, again, and thank you, principal sir. It has been a thought-provoking and invigorating session for all of us, and the international webinar was titled Combating Stress, Infection with Nutrition and Complementary Therapies. It was organized by Department of Home Science, Hemwati Vinandan Bahuguna, Government PG College, and under the patronship of Professor Vandana Sharma, Director Higher Education. The webinar was taught by distinguished global faculty in Ayurveda and leading experts from the field of nutrition and dietetics. The webinar's organizing secretary, Dr. Neetu Singh, Associate Professor, while presenting the theme, underlined the importance of the webinar in addressing the worldwide pandemic when physical stress and mental trauma surround the virus requires immediate skill and knowledge update. So this was the aim of organizing this seminar to improve our skill and knowledge. And respected principal sir, Professor Shri Priya Tripathi, in his welcome address, informed the delegates about what we see to achieve. And the chief guest of the event was Honorable Vice Chancellor, Indira Gandhi National Tribal University, Amarkantak, Madhya Pradesh, Professor Shri Prakash Mani Tripathi ji. It is one of a kind central university in India, and sir has highlighted the importance of Indian traditions and culture, which hold the key to finding answers to address the stress arising from the current pandemic. The webinar was conducted in 3 sessions. Session 1 on identifying the role of nutrition in combating stress and infection. Session 2 on addressing the role of alternative therapies in addressing combating stress and infection. And the first session was chaired by Dr. A.K. Jha. In her thought-provoking keynote address, leading nutritionist Ms. Sonia Gandhi, Head Clinical and Dietetics Department, Fortis Hospital, Mohali, she identified a very important aspect. She identified nutrition as the nodal point in a strategy of boosting natural immunity. She said, when people diet lacks sufficient quantities of essential vitamins and minerals like iron, vitamin C, A, and zinc, this makes them susceptible to infection. She opined soya, rajma, chana dal, which can be used as a protein source. Intake of seasonal fruits are a must, along with green leafy vegetables daily. Our resource persons from Germany, Mr. Vivek Srivastava from Manchingen, Germany, gave his invigorating talk on COVID-19.
In his address, he underlined the relation between nutrition, infection, and complementary therapies and possible solution. He opined that stress is internal, external, and beyond control. Though complementary therapies like Ayurveda, Unani, Reiki help, but we have to be judicious, and before they are used, we need to address the misconceptions associated with them. The session has prominent speakers from the likes of Dr. Dinesh Chandra Sharma ji, Professor Chandra Kumari, who talked on myths and specific scientific facts on COVID-19, and further evolved the session by explaining lifestyle changes in families. Dr. Ram Prakash Yadav and others presented their ideas on various aspects of nutrition affecting health. At the beginning of the second session, we had a chief guest, Professor H.P. Singh, Joint Director, Higher Education, and the session was chaired by Dr. Suvarna Sarkar ma'am and Dr. Rafat Anis and Suresh Patel acting as the rapporteurs. The second session keynote address was the talk of distinguished global faculty in Ayurveda, Professor Dr. Om Prakash Singh, Head Department of Kaya Chikitsa, Faculty of Ayurveda, BHU, Varanasi. In his talk, he focused on ancient literature, Ved, Charak Samhita, Ayurveda. He explored the great knowledge on relation between our ancient literature, culture, cosmos, and present lifestyle. Then after that talk, Dr. Kishore Kumar discussed the desire is a cause of stress. There's the path to remove all stress. Wisdom and self-knowledge is the path for the removal of this stress. And his evils and disorder is the best path to eradicate stress and distress. Wide range of topics were addressed, beginning with again, we have a very prominent speaker, Professor Vinay Kumar Singh, who highlighted the role of natural antioxidant through their mechanism and biological activity. Later on the session, the third session began, and we have the chief guest, Dr. Rajiv Pandey, Joint Director, Higher Education, addressing us. And the gathering was addressed by him, and useful and practical lecture again from Dr. Shilpi Agarwal. In her talk, she underlined the importance of vitamins and minerals in immunomodulation. And Dr. Bhumika Singh, Senior Dietitian, Indian Railways. Her talk was very practical and very important in underlying and identifying the important food materials that can be included in daily diet. Nutrients responsible for immune function modulation and their food sources were completely identified during these talks. And other summary programs, we have Dr. Bharti and Dr. Anshu Shukla, who gave a very concise and to the point talks and helped us in expanding our understanding of the topic. And other and there are college professors, Dr. A.K. Jha, Dr. Suvarna Sarkar, Dr. Bhaskar Shukla, Dr. Suresh Kumar Patel, Dr. Smita Paul, Dr. Piyush Chandra Mishra, who are also present and helped in organizing and conducting this entire webinar. So this is what the summary we have done today, and through these all concerning to the wide range of topics we have discussed, it has ranged from current nutrition to ancient Ayurveda. So I think today we have been able to understand the wholesome picture of the current situation, the current pandemic, and how to address the stress. So that was the summary. And at the end, I would really like to thank all the participants who are present and delivered their lectures. Okay, over to you, Neetu ma'am. Okay, thank you, Dr. Neeti, assistant professor and my colleague and convener of this webinar. Thank you for cooperating me throughout this ups and downs of this seminar. Thank you once again. Now I would like to invite my another colleague, Dr. Rafat Anis, convener of this webinar, co-convener, both of them. Jointly, they contributed their best in organizing and conducting this. So Rafat, I invite you to deliver the vote of thanks for the all the three sessions jointly. Unmute yourself, Rafat. Unmute करो. मेरे यार इधर से नहीं हो रहा है. To do this, Okay. Respected and our most distinguished chief guest of the day, Vice Chancellor of Indira Gandhi Open University, Amarkanta, Dr. Shri Prakash Tripathi sir, and Professor H.P. Singh sir, Joint Director of Higher Education, and Professor Rajiv Pandey sir, Joint Director of Higher Education, our respected Principal sir, our Organizing Secretary, Dr. Neetu Singh, honorable keynote speakers, resource persons, and all guests, and all my dear friends.
I deem it a great honor to propose the vote of thanks to all who have helped us in making this webinar such a resounding success. First of all, I would like to propose heartily vote to thanks to our chief guest for gracing today's webinar. Thank you, sir, for your very interesting and thought-provoking address. Especially, I express to my gratitude to our principal, sir, to providing encouragement and cooperation. Without your support, it's not possible to do that. I would like to thank our distinguished keynote speaker, Ms. Sonia Gandhi ji, Dr. Om Prakash ji, for making excellent presentation and making this webinar interesting and meaningful. I may like to express sincere thanks to all resource persons, Dr. Vivek, Dr. Dinesh Sharma, Dr. Chandrika, Dr. Vinay Singh, Dr. Kishore Kumar, Dr. Shivani Srivastava, Dr. Neetu Mishra, Dr. Shilpi Agarwal, and Dr. Rashmi and Dr. Bhumika. I also extend my thanks our HOD